जय हिंद सभी को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कीमत विभेद या भेदमूलक एकाधिकार। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग लिखना है। कीमत विभेद वह स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु को एक से अधिक कीमतों पर बेचा जाता है। एक एकाधिकारी कई बार किसी वस्तु के विभिन्न उपयोगों के लिए या विभिन्न उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत ले सकता है, तो इसे ही कीमत विभेद कहा जाता है। और जो एकाधिकारी, जो विक्रेता ऐसा कर रहा है, उसे भेदमूलक एकाधिकारी कहते हैं। तो आपके मीनिंग के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कीमत विभेद के प्रकार करेंगे। कीमत विभेद 4 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत कीमत विभेद, भौगोलिक कीमत विभेद, उपयोग के अनुसार कीमत विभेद और समयानुसार कीमत विभेद। तो व्यक्तिगत कीमत विभेद क्या होता है? जब एक एकाधिकारी किसी वस्तु की विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न कीमत लेता है तो उसे व्यक्तिगत कीमत विभेद कहा जाता है। व्यक्तिगत कीमत विभेद किस लिए उत्पन्न होता है? उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण वो अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत ले सकता है, या कीमत में जरा सा अंतर होने के कारण वो उपभोक्ता उस चीज़ को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि उनसे अलग अलग कीमत ली जा रही है, या फिर वस्तु और सेवा की प्रकृति के कारण भी व्यक्तिगत कीमत विभेद संभव होता है। उदाहरण के लिए, जब एक डॉक्टर एक ही प्रकार के ऑपरेशन के लिए गरीब व अमीर मरीजों से अलग अलग फीस ले लेता है तो यह व्यक्तिगत कीमत विभेद कहलाता है। अब भौगोलिक कीमत विभेद। भौगोलिक कीमत विभेद ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब एकाधिकारी एक वस्तु की विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कीमत लेता है तो उसे भौगोलिक कीमत विभेद यानी ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तीसरा है उपयोग अनुसार कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। जब एक अधिकारी एक वस्तु के विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न कीमतें लेता है तो इसे उपयोग कीमत विभेद कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि बिजली के घरेलू उपयोग के लिए प्रति यूनिट दर अधिक होती है, जबकि कृषि संबंधी कार्यों के लिए प्रति यूनिट दर बिजली की कम होती है। चौथा प्रकार है समयानुसार कीमत विभेद, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। कई सरकारी उपयोग के जो उद्योग होते हैं वो एक ही उत्पादन को विभिन्न समय पर विभिन्न कीमतों पर बेचते हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन विभाग देर रात तथा सुबह अर्ली मॉर्निंग के समय की जाने वाली टेलीफोन कॉल के लिए कम दर लेता है, परंतु दिन में की जाने वाली टेलीफोन कॉल के लिए अधिक दर लेता है। तो इस तरह से ये 4 हो गए हमारे कीमत विभेद के प्रकार। अब चलते हैं कीमत विभेद की श्रेणियां। प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण, दूसरी श्रेणी का विभेदीकरण और तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण। अब ये क्या होता है? प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण हम किसे कहेंगे? प्रथम श्रेणी का विभेदीकरण वह विभेदीकरण है जिसमें एक एकाधिकारी वस्तु की प्रत्येक इकाई की विभिन्न कीमतें वसूल करता है। जैसे अगर वो 10 पेन बेच रहा है तो हर पेन की वो अलग अलग कीमत लेगा। प्रत्येक इकाई की उतनी कीमत निर्धारित की जाती है जितनी की उपभोक्ता देने के लिए तैयार होता है। इस तरह से इस प्रकार के विभेदीकरण में उपभोक्ता को शून्य बचत प्राप्त होती है। फिर दूसरी श्रेणी का विभेदीकरण। दूसरी श्रेणी के विभेदीकरण को उस स्थिति में देखा जाएगा जिसमें एक अधिकारी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों की विभिन्न कीमतें लेता है। उदाहरण के लिए राज्यों के बिजली बोर्ड बिजली की एक सीमा तक पहली कुछ इकाइयों के उपभोग की दर कम लेते हैं तथा उस सीमा के बाद अगर इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो उनकी दर अधिक होती है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता को कुछ बचत प्राप्त हो जाती है। फिर है तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण। तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण वह विभेदीकरण है जिसके अंतर्गत एक अधिकारी किसी वस्तु के बाजार को ही 2 या 3 अलग अलग समूह में बांट देता है और प्रत्येक समूह से विभिन्न कीमतें वसूल करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अधिकारी घरेलू बाजार में किसी वस्तु की अधिक कीमत निर्धारित करता है तथा विदेशी बाजार में कम कीमत निर्धारित करता है तो इसे तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण कहा जाएगा। वास्तविक जीवन में इसी श्रेणी का जो विभेदीकरण है वो
पाया जाता है। अब कीमत विभेद की आवश्यक शर्तें, कि जो कीमत विभेद है वो कब एप्लीकेबल होगा, कब काम करेगा, तो उसके लिए 4 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। एक तो एकाधिकारी शक्ति का अस्तित्व, यानी जो वस्तु को बेचने वाला विक्रेता है वो एकाधिकारी होना चाहिए, उसकी जैसी वस्तु बेचने वाला कोई अन्य विक्रेता बाजार में नहीं होना चाहिए। दूसरा है पृथक बाजार, जो विक्रेता है, एकाधिकारी है, वो वस्तु को जहाँ बेच रहा है उन बाजारों को अलग अलग रखने में सक्षम होना चाहिए। कीमत विभेद के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु के 2 या 3 बाजार होने चाहिए जिन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तीसरा मांग की लोच में अंतर, जो बाजार अलग किए गए हैं 2 या 3 जो भी बाजार, उन बाजारों में मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है उनकी अलग अलग होनी चाहिए, तभी कीमत विभेद काम करेगा। यदि सभी बाजारों की मांग की लोच एक जैसी होगी तो कीमत विभेद लाभदायक नहीं होगा। उसके बाद पुनर्बिक्री की संभावना का अभाव, नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल, जो बाजार हैं वो अलग अलग हैं पर उसमें भी इतनी उनकी दूरी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि लोग एक बाजार से वस्तु खरीदकर दूसरे बाजार में बेचने में सक्षम हों। तो कीमत विभेद के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि उस वस्तु या सेवा का जो प्रारंभिक क्रेता है, पहला खरीदार है, वह उसकी दोबारा से बिक्री न कर सके। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब एक ओर तो वस्तु की एक इकाई सस्ते बाजार से महंगे बाजार में हस्तांतरित न की जा सके, ट्रांसफर न की जा सके, और दूसरी ओर क्रेता महंगे बाजार से सस्ते बाजार में न जा सके। अगर ऐसा हुआ तो क्रेता क्या करेंगे, सस्ते बाजार से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और सस्ते बाजार से वस्तुएं खरीदेंगे और महंगे वाले बाजार में जा जाके बेच देंगे। तो इस तरह से जो कीमत विभेद है वो कार्य नहीं करेगा। अब उसके बाद भेदमूलक एकाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण या भेदमूलक एकाधिकारी का संतुलन का निर्धारण, किसी भी तरह से आपके पास ये आ जाए, संतुलन निर्धारण आ जाए, भेदमूलक एकाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण आ जाए, तो आपको यही चीज़ लिखनी है इसके अंदर। तो कीमत और उत्पादन के निर्धारण को हम एक रेखा चित्र से दिखाएंगे। अब जो भेदमूलक एकाधिकारी होता है उसे क्या क्या डिसाइड करना है, उसे एक तो ये डिसाइड करना है कि उसे उत्पादन कितना करना है, और चलो उत्पादन उसने कर लिया, वो कहाँ से डिसाइड होगा, जैसे ही हम संतुलन की शर्तें शुरू से देखते आए हैं कि MC इज इक्वल टू MR जहाँ पे होगा वहाँ पे संतुलन का निर्धारण होता है। तो उससे तय हो जाएगा कि उसको उत्पादन कितना करना है। फिर जब उत्पादन कर लिया तो जो उसके अलग अलग बाजार हैं वहाँ पे वो उस उत्पादन में से कितनी कितनी मात्रा किस बाजार में बेचेगा और किस कीमत पर बेचेगा, ये भी उसे डिसाइड करना होता है। ये सारा हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप संतुलन, कीमत और उत्पादन के निर्धारण को देख सकते हैं कीमत विभेद के। यहाँ पे हमने 3 डायग्राम बनाए हैं, A, B और C। 3 डायग्राम ये हमारे पास हो गए, और ये इस मान्यता पे बनाए गए हैं कि जो एकाधिकारी है, भेदमूलक एकाधिकारी है, वो अपनी उत्पादन को सिर्फ 2 बाजारों में ही बेचेगा, A बाजार में और B बाजार में। अब पहले उसे सबसे पहले उसे का काम क्या है कि उसे उत्पादन कितना करना है। तो हम ये तीसरा डायग्राम देखते हैं, इसमें डिसाइड होगा कि भेदमूलक एकाधिकारी उत्पादन कितना करेगा। तो इसमें ये MR वक्र है एकाधिकारी का, भेदमूलक एकाधिकारी का, और ये MC वक्र है जहाँ पे वही एज यूजुअल MC इज इक्वल टू MR है E बिंदु पर, तो यहाँ पे संतुलन का निर्धारण है। और तो ये OQ क्या हुआ, संतुलन, उत्पादन, और ये है संतुलन बिंदु। तो जो भेदमूलक एकाधिकारी है वो कुल OQ मात्रा का उत्पादन करेगा इसमें, और उसे कितनी कीमत पर बेचेगा वो इस वाले डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि कीमत तो डिसाइड बाजार करेगा, किस बाजार में कितनी कीमत पर बेचेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि MC MR ने यहाँ पे काटा है, तो ये संतुलन बिंदु है, तो हमारी सीमांत लागत कितनी हुई, EQ के बराबर। तो इन दोनों बाजारों में भी संतुलन कहाँ होगा, जहाँ MC MR को काटेगी। जैसे B बाजार में अगर हम देखें तो MC यहाँ पे MR वक्र को काट रही है, तो ये B बाजार का संतुलन बिंदु है,
और संतुलन बिंदु निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उससे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं AR वक्र तक। तो इस तरह से बी बाजार में जो भेदमूलक एकाधिकारी है वो OB मात्रा का विक्रय करेगा, बेचेगा, OB मात्रा को बेचेगा और कितनी कीमत पर, OP2 कीमत पर, जो AR वक्र से ज्ञात हो रही है बी बाजार के। तो बी बाजार में OB मात्रा बेची जाएगी OP2 कीमत पर। अब ए बाजार का संतुलन कहाँ है, जहां MC वक्र ने MR, अब MC वक्र क्या है बेटा, MC हमने यहीं से ले लिया है, EQ के बराबर MC थी तो हमने इसी लाइन को इधर ड्रॉ कर लिया और इसी को ही MC वक्र मान लिया गया है। तो यहाँ पे MC और MR बराबर है, तो यहाँ पे ए बाजार में एक अधिकारी का संतुलन होगा और यहाँ से हम सीधी लाइन ऊपर AR वक्र तक ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कीमत भी निकल आएगी। तो वो ए बाजार में OA मात्रा बेचेगा और OP1 कीमत पर। अब देखो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले तो AR और MR वक्र को देख लेते हैं बेटा। जो ए बाजार है, ए बाजार में AR और MR वक्र थोड़े खड़े हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं, यानी कि कम बेलोचदार हैं। और यहाँ पे क्या है, लोचदार है, मांग लोचदार है यहाँ पे और यहाँ पे बेलोचदार है। तो जिस बाजार में मांग लोचदार होगी वहां पर विक्रेता भेदमूलक एकाधिकारी ज्यादा उत्पादन बेचेगा और कम कीमत रखेगा, क्योंकि उसे पता है मांग लोचदार है, अगर उसने कीमत को जरा सा भी बढ़ाया तो उसकी मांग बहुत ज्यादा कम हो सकती है। और ए बाजार में मांग क्या है, बेलोचदार है, यानी वो कीमत को बढ़ा भी देगा तब भी मांग पे जरा सा ही फर्क पड़ेगा। तो वो ए बाजार में OA मात्रा यानी कम मात्रा अधिक कीमत पर बेच रहा है, जबकि बी बाजार में अधिक मात्रा कम कीमत पर बेच रहा है। और ये किस वजह से, मांग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मांग की लोच कम है और यहाँ पे मांग की लोच ज़्यादा है। आपको सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी ही इसमें लिख दोगे, 1-2 लाइन और लिख सकते हो आप लोग, तो इतना काफ़ी है कि बाजार ए में बाजार बी की अपेक्षा मांग की लोच कम है, अतः बाजार ए में बाजार बी की तुलना में कीमत ऊंची तथा बिक्री की मात्रा कम होगी। तो इस तरह से टोटल क्या क्रक्स निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो एकाधिकारी है, भेदमूलक एकाधिकारी, वो OQ मात्रा का उत्पादन करेगा, जिसमें से OB मात्रा OP2 कीमत पर बी बाजार में बेची जाएगी और OA मात्रा OP1 कीमत पर बाजार ए में बेची जाएगी। और इसके बाद सीधा आप लोग कंक्लूजन पे आ जाते हो, निष्कर्ष पे आ जाते हो। निष्कर्ष पे हमें क्वेश्चन में से ही 2-4 लाइन है, उसका जो क्रक्स निकल के आता है वही लिखना होता है। संक्षेप में, यदि एक अधिकारी उत्पादन के कुल बाजार को विभिन्न लोच वाले उप बाजारों में बांट सकता है तो एक अधिकारी लाभदायक ढंग से कीमत विभेद कर सकता है। सीमांत आय और सीमांत लागत को, यानी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू MCMR को बराबर करके वो कुल उत्पादन का निर्धारण कर सकता है। और कुल उत्पादन को विभिन्न बाजारों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बाजार में जो सीमांत आय है वो सीमांत लागत के बराबर हो जाए और संयुक्त सीमांत आय के बराबर, यानी कि जो ए बाजार की सीमांत आय है और बी बाजार की सीमांत आय है, MRA MRB एक दूसरे के बराबर हो और फिर वो दोनों मिलके कुल सीमांत लागत के बराबर हो। अब कोई सी भी 2-4 लाइनें इसमें लिख सकते हो। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू, जय हिंद।